बैक टू द जर्नलिस्ट। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम अब आगे डिस्कस करेंगे एमरजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. While discussing the result of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress. Even that India had a larger number of diverse and vibrant opposition party that many or other multi-party democracies. Some of these had come into being even बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी नहीं थी जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी, वहाँ पे मल्टी पार्टी भी थी। हाँ, बस ये हुआ था कि बहुत सारी ऐसे पार्टीज़ थी जिनका रोल 60s और 70s में उभर के आया, जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया आफ्टर 60s 70s 80s एंड 90s। Some of these parties played an important part in the politics of countries in the 60s and 70s. The roots of almost all the non-Congress party of the today can be traced to one or the other of the opposition parties of the 1950। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र पार्टी के भी जो कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी थी उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो आगे जाके उन्होंने बहुत नई नई पार्टी बनाई, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आरजेडी हो। पर ये सब कभी ना कभी कांग्रेस के या कांग्रेस के फैक्शंस के मेंबर्स रहे थे। All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period। अगर मल्टीपल पार्टीज थी, कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वोट शेयर था, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीट्स थी, और इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और इन छोटी छोटी पार्टियों में कुछ ना कुछ तो टोकन रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में था ही था, यानी कि एक दो सीट तो इन्होंने भी जीती थी। येट देयर प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। वो बोल रहा है कि जब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीटों लेने के बावजूद अपोजिशन ने इतना अच्छा रोल कैसे निभाया, देखिए। जबकि उन जो अपोजिशन थी उनके पास वो सीट्स बहुत कम थी। दीज पार्टीज ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये कोई अथॉरिटेरियन रजीम तो थी नहीं कांग्रेस पार्टी। जब और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ कहा गया कि अपोजिशन का क्या रोल होगा, कि अगर कोई भी सरकार जो प्रेजेंट है, जिसने गवर्नमेंट बना रखी है जिस पार्टी ने, अगर वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालती जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या जो लोगों के हित के लिए नहीं है, तो अपोजिशन सामने आएगी और उनको क्रिटिसाइज़ करेगी। तो यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी के क्रिटिक्स थे। उन लोगों ने भी जब भी कोई ऐसा गलत फैसला हुआ करता था तो पार्टी के खुद के मेंबर और अपोजिशन उनको अपोज करते थे कि जी इस पॉलिसी में आप दोबारा चेंज लाइए, क्योंकि ये लोगों के हित के लिए नहीं है, या आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। दिस kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress by keeping democratic political alternative apply। देखिए, डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव तो होना ज़रूरी है ना, क्योंकि जहाँ आपका अपोजिशन नहीं होगा वहाँ पे आपका कोई भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं, ये स्वतंत्र पार्टी का अभी हम आगे रिवाइज करेंगे। These parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic। देखिए, एंटी डेमोक्रेटिक वो पार्टी होती है जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, अथॉरिटेरियन रजीम है, कुछ भी जो उनका मनाया जा रहा है करे जा रहा है। लेकिन अगर अपोजिशन साथ में है तो कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ को वो रोक सकती है जो लोगों के हित के लिए नहीं है। बीइंग इट प्रोटेस्ट, चाहे वो प्रोटेस्ट से हो, चाहे वो पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट किया जाए, या पार्टी के खुद के मेंबर्स फैक्शंस उसके खिलाफ बोलने लग जाएं, पर वहाँ पे एंटी डेमोक्रेटिक कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country। ये बात तो है, कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अपने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को तो ग्रूम करती है जिससे कि आने वाले समय पे ये लोग हमारी कंपनी को संभालें। तो ऐसा ही कांग्रेस पार्टी या और मल्टीपल पार्टीज़ भी किया करती थी। इन द अर्ली ईयर्स देर वॉज लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड दोज ऑफ द अपोजिशन। देखिए, आज की लोकसभा की तरह नहीं है कि आ रहे हैं एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी का उपहास किया जा रहा है। वहाँ पे बड़े रिस्पेक्टेड और एटिकेट के साथ पार्लियामेंट में बैठा जाता था, और अपोजिशन भी रिस्पेक्ट करती थी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी रिस्पेक्ट करती थी अपोजिशन को, कि हाँ आपकी बात सही है, आपकी बात भी सुनी जाएगी, रिकन्सिडर किया जाएगा। द इंटरिम गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट वो थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट, जो कि 1947 से 1952 तक रही, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। And the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar, Shama Prasad Mukherjee in the cabinet। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jai Prakash Narayan to join his government। This kind of personal relationship with
एंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस, और जिसका रिजल्ट आज आप देख ही सकते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या सपा इतने घुल मिल के काम करेंगे कि हाँ जी हमको भी सरकार बनानी है, आप अपने पार्टी के मेंबर्स भी भेज दीजिए। अब ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ें पहले हुआ करती थी जब सही में कंट्री के बारे में सोचा जाता था। Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups, and interests, making it a broad based social and ideological coalition. देखिए, भारतीय जनसंघ और कांग्रेस में यही डिफरेंस था कि वो हर तबके के लोगों को सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन करना चाहते थे। जहाँ भारतीय जनसंघ ने ये कहा कि नहीं, हमको वन पार्टी वन नेशन ही आगे बढ़ाना है, जिसमें हिंदी एज एन ऑफिशियल नहीं, एज अ नेशनल लैंग्वेज करार दी जाएगी। As the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance. Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of our country. तो कहीं पे भी कोई बोले कि कांग्रेस माँ बाप है, बीजेपी माँ बाप है या आम आदमी पार्टी माँ बाप है, हर किसी का समय होता है। कांग्रेस एक टाइम पे ऐसा अम्ब्रेला स्कीम चला रही थी जहाँ पे हर कोल्यूशन चल रहा था, हर रिलीजन के लोग आ रहे थे और कंट्री आगे काफ़ी बड़ी भी। तो वही जब पावर सर पे चढ़ती है तो कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिकती है। वही ऐसा हुआ कि ये तो खाली हमारा वन फेज़ ऑफ पॉलिटिक्स था हमारी कंट्री का, आगे और भी फेज़ आने थे। आइए अभी जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसके बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959 आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस विच कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग्स टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन। देखिए, लैंड सीलिंग्स वो था, जैसे मान लीजिए आपके पास 500 गज घर खरीदने का पैसा है, आप खरीद सकते हैं, पर सरकार ने ऐसा स्टेट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड के लिए कि अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई भी पर्सन या कोई भी पीजेंट 100 गज यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 गज ही खरीदेगा, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता है। तो ऐसा कांग्रेस ने वहाँ पे कर दिया, जिसकी वजह से स्वतंत्र पार्टी बनाई भी गई, क्योंकि उसी स्वतंत्र पार्टी भी नेशनल कांग्रेस से ही निकली थी। टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। भैया, ग्रेन ट्रेडिंग जितनी भी थी वो स्टेट यानी कि कंट्री के यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी, जो कि इन लोगों को पसंद नहीं आई। द पार्टी वॉज लेड बाय ओल्ड कांग्रेसमैन लाइक सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी। देखिए, मैच द फॉलोइंग में जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इनको ध्यान से लिखिएगा। अगर मान लीजिए आ जाता है पैरेलल साइड पे स्वतंत्र पार्टी, वहाँ पे इनमें से किसी का भी नाम होगा तो आप उसको डायरेक्ट वहाँ पे मैच कर देंगे। द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम द अदर्स इन टर्म्स of its opposition on economic issues. The Swatantra Party wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. और आपको पता है 1991 से पहले कोई भी जो सरकार थी वो सारी एक एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह हम चल रहे थे कि स्टेट कंट्रोल्ड आपका सारी कंपनीज थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था, लेकिन ऐसा स्वतंत्र पार्टी नहीं चाहती थी। इट बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन in the economy, centralized planning, state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and public sector. It instead favored expansion of free private सेक्टर। स्वतंत्र पार्टी किसको सपोर्ट करती थी? प्राइवेट सेक्टर को, कि भैया प्राइवेट जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको भी तो मौका दो यहाँ पे कंट्री में करने का, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। चाइना ने ऐसा किया था, कुछ समय तक उन्होंने स्टेट सारा कंट्रोल किया इकोनॉमी, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उन्होंने मौका दिया प्राइवेट बिजनेसमैन को खड़े होने का। द स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सीलिंग्स इन एग्रीकल्चर and opposed cooperative farming and state trading. It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regime, जिसको लाइसेंस राज भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही एक इन्फेमस टॉपिक है कांग्रेस के राज का। It was critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States. आपको पता है कोल्ड वॉर चल ही रहा था उस टाइम पे, वो ये चाहते थे कि भैया आप सोवियत यूनियन यूएसएसआर के भी फ्रेंड बने रहिए, आप यूएस के भी फ्रेंड बने रहिए। देखिए, मेरा ओपिनियन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप दोनों लड्डुओं का तो आनंद नहीं उठा सकते हैं, किसी ना किसी को तो आपको फेवर करना ही पड़ेगा। पर ऐसा स्वतंत्र पार्टी नहीं चाहती थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि आप सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का साथ करें और उनको दें, साथ दें। द स्वतंत्र पार्टी गेन्ड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ मर्जर विद न्यूमरस रीजनल पार्टीज एंड इंटरेस्ट. It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by
the land reforms legislation. The industrialist and business class who were against nationalization and the licensing policies also supported this party. काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सपोर्ट किया, बिजनेस क्लास ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि जो चाहते थे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फ्री हो, उन पे लाइसेंसिंग ना लगाया जाए, इतनी हार्श रेगुलेशंस ना लगाया जाए. Its narrow social base and the lack of dedicated cadre of party members did not allow it to build a strong organizational नेटवर्क. देखिए बात वही आ जाती है, आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस टाइम पे कांग्रेस की बहुत ही पावरफुल पार्टी थी, और अगर आपका जो मैनिफेस्टो है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है वो बहुत वीक है, तो वो पार्टी कभी ना कभी तो ख़त्म होनी ही थी. आइए नेक्स्ट टॉपिक. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लीडर ऑफ द हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइंड इन 1950 ड्यू टू differences over relations with Pakistan. Members of Constituent Assembly and later the first Lok Sabha was opposed to India's policy of autonomy to Jammu Kashmir. देखिए भारतीय जनसंघ के हिंदू महासभा के लीडर भी थे. भारतीय जनसंघ एक हिंदू महासभा का पॉलिटिकल विंग, इन्होंने इसके फाउंडर रहे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी. अगर मैच द फॉलोइंग में आता है तो प्लीज़ इनको ज़रूर लिखिएगा ध्यान से. अभी अगली वीडियो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगी, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए. मैं और वीडियो मेकर्स की तरह ये तो नहीं कह सकता यही क्वेश्चन आएंगे, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर इन क्वेश्चन को गो थ्रू आप करके जाएंगे, क्वेश्चन भले ही डिफरेंट होगा पर आंसर्स यही सेम होंगे, क्योंकि सीबीएसई की ये पैटर्न रहा है क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछने का, लेकिन आंसर वही सेम रहेगा. बस क्वेश्चन समझना आपका काम है, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा. ये लास्ट टॉपिक है भारतीय जनसंघ. द भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951 with Shama Prasad Mukherjee as its founder president. Its lineage, however, can be tracked back to the Rashtriya Swayam Sevak Sangh and the Hindu Mahasabha before independence. The Jan Sangh was different from other parties in terms of ideology and programs. ध्यान दीजिएगा 1951 में फाउंड हुई थी. It emphasized the, यहाँ पे एक important part है, ये समझिएगा. It emphasized the idea of one country, one culture and one nation, and believed that country could become modern, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. देखिए वो चाहते थे कि आपकी वन कंट्री हो, ठीक है, वो तो थी ही. वो हिंदू और वो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं रहना चाहते थे. ये सुनने में काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन आगे देखिए. वो चाहते थे कि वन कल्चर हो, मेजॉरिटी जो है उसी का कल्चर मेंटेन किया जाए. आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. एंड वन नेशन, एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. देखिए बात सच है, इंडियन कल्चर ट्रेडिशन पे आप मॉडर्न बन सकते हो, प्रोग्रेसिव बनना थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि आपको खुद पता है ऐसी ऐसी प्रथाएं थी जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, अगर नैरो माइंडेड है अगर आप उसको देखा जाए तो. लेकिन भारतीय जनसंघ का ये मानना था, तो उनके उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी. द पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. द पार्टी वॉज इन फोर फ्रंट ऑफ एजिटेशन टू रिप्लेस English and Hindi as the official language of India, and was also opposed to the granting of concession to religious and cultural minorities. देखिए थोड़ा यहाँ पे हार्श थे, पर ये सटल थे. इन्होंने बोला कि मेरे को चाहिए तो यही चाहिए. इन्होंने कहा कि इंग्लिश का भैया रिप्लेसमेंट होना चाहिए और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए. इवन ये चाहते कि नेशनल लैंग्वेज बना दे इसको. एंड ऑल्सो अपोज टू द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशंस. ये नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशंस मिले, रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटी को. जो मेजॉरिटी है यानी कि हिंदू, तो हिंदुओं की ही मेजॉरिटी चलनी चाहिए, और माइनॉरिटीज़ को कोई भी इनके लिए कंसेशन नहीं दिया जाना, कि चाहे वो जॉब में हो चाहे वो पढ़ाई में हो. द पार्टी वॉज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेशली आफ्टर चाइना कैरीड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964. देखिए काफ़ी अच्छी बात भी थी जो कांग्रेस नहीं कर पाई. वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी कर रहे थे कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कीजिए, बनाइए टेस्ट कीजिए. और अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर वो पहला आपका न्यूक्लियर लॉन्च भी हुआ था weapon. In the 1950s, Jansangh remained on the margins of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections. ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रेजेंट पता ही है अब इसका क्या हाल है. प्रेजेंट में सरकार 2 सेशन से यही चल रही है. एंड 4 seats in 1957 in general election to Lok Sabha. In the early years, its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi and Uttar Pradesh. क्योंकि यहाँ पे हिंदी बोली जाती थी और हिंदी को ऑफिशियल बनाने की इन्होंने मांग की थी, तो हिंदी बोलने वाले स्टेट से इनको सपोर्ट भी मिला. द पार्टीज लीडर इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक. द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट टू द भारतीय जन
संघ, या आप ये भी कह सकते हैं भारतीय जनसंघ का मॉडर्न रूप है भारतीय जनता पार्टी, जो कि जैसा कि मैंने कहा 2014 से पार्टी में है। तो देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती है। जो कांग्रेस इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी 2014 में, बहुत स्कैम्स की वजह से वीक हुई, पार्टी की लीडरशिप अच्छी नहीं थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल प्रिपेयर किया और 2014 में इलेक्शन में वो जीत गए, 19 में भी जीते, अब नेक्स्ट इलेक्शन आने ही वाला है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये सारी चीज़ों का जितना भी निचोड़ है अभी उन क्वेश्चन आंसर्स में किया जाएगा, वो लास्ट वीडियो होगी इस पूरे चैप्टर की। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये पूरा वीडियोस देखने का, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें से डेफिनेटली आएगा ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग these videos and please share and subscribe the Generalist.